सुमित्रा जी अपने कमरे में गई और वहाँ से अपनी साड़ी लेकर आईं और धानी के ऊपर फेंकते हुए बोली, ये लो और जाओ तैयार होकर आओ। सुमित्रा जी खुद में बड़बड़ाते हुए, रंग का कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम कपड़े तो ठीक पहनो। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरे क्या बात है, आखिर तुम दोनों भी देवरानी बन ही गईं। आयशा और सलोनी की अंजू चाची की सास उन दोनों से हंसते हुए बोली। चाची सास की बात सुनकर आयशा और सलोनी की नज़रें झुक गईं और वो चाची सास के पास जाते हुए बोली, देखिए ना चाची जी, सब तो अपनी देवरानी लाते हैं और हम दोनों अपनी जेठानी लाए हैं। आयशा अपना मुंह आते हुए बोली, चाची जी आप ही बताओ, जब अधेड़ उम्र तक चिराग भैया को वो लड़की नहीं मिल रही थी तो काली लड़की से ही शादी कर ली। चलो इतने इंतज़ार के बाद कोई सुंदर लड़की लाते तो हमें भी समझ में आता। एक तो हमने इतनी बेइज्जती देखी, ये लोगों की बातें सुनी और उस पर भी ये काली लड़की हमारी जेठानी बन बैठी। सलोनी भी चाची सास की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको बता रही हूँ चाची जी, मैं तो कुछ दिन बाद ही अलग रसोई कर लूँगी अगर इसने मुझ पर हुक्म चलाए तो। चाची सास भी उन दोनों को भड़काते हुए बोली, अरे तुम दोनों पहले से हो इस घर में, हो तुम क्यों उसकी सुनोगी। तुम तो अपनी धाक दिखाना उसे और अपनी सास को उसकी कमियां दिखाना, तभी तुम दोनों का रुतबा बना रहेगा घर में। सुमित्रा जी, आयशा और सलोनी की सास जो थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई सब सुन रही थीं, वो वहां आई और आयशा सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, शादी का घर है, नई बहू धानी घर में आई है, जाओ आयशा तुम उससे पूछो उससे कुछ चाहिए तो नहीं, और सलोनी तुम जाकर जाने वाले मेहमानों के लिए वो गिफ्ट लेकर आओ जो हमने लाकर रखे हुए हैं। सास की बात सुनते ही आयशा और सलोनी वहाँ से रफू चक्कर हो गईं और फिर सुमित्रा जी अपनी देवरानी अंजू से बोली, मैं तुम्हारा नाम मंथरा रख दूं। अंजू जी ने अपनी जेठानी की तरफ घूर कर देखा तो सुमित्रा जी ने फिर से कहा, मैं तुम्हारा नाम मंथरा रख दूं क्योंकि ये नाम तुम्हारे काम से बिल्कुल मैच होता है। तुमने कभी हम चार देवरानी जेठानी में नहीं बनने दी, ना खुद किसी से बना कर रखी। शुक्र करो जो मैंने तुम्हें अपने बड़े बेटी की शादी में बुला लिया, नहीं तो बाकी सब ने तो तुम्हें बुलाना ही बंद कर दिया। तभी वहाँ सलोनी गिफ्ट लेकर आ गई। सुमित्रा जी ने एक गिफ्ट और मिठाई का डिब्बा सलोनी से लेते हुए अपनी देवरानी को देते हुए कहा, मेरी बहुओं से दूर रहना, समझी। और फिर राधे राधे बोलकर उन्हें अंजू जी को जाने का इशारा किया और फिर सोनम की तरफ देखते हुए बोली, नई बहू को कैसे नीचा दिखाया जाए ये सोचने की बजाय इस पर ध्यान दो कि खुद में सुधार कैसे किया जाए, नहीं तो तुम्हें पता है फिर मेरा। अब जाओ और बाकी के काम देखो और इस अंजू से दूर रहा करो। आज के बाद देख ना लूँ इससे बात करते हुए, और अगर देखा तो तुम्हारा सामान पैक करके इसके घर भिजवा दूंगी। फिर करते रहना सास बहू मिलकर साजिशें। अब जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद आयशा सुमित्रा जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, वो धानी दीदी पूछ रही हैं कि जो सामान उनके घर से आया है वो सामान कहाँ है। सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ देखा और बोली, ज़रा पहले पानी दो। लेकिन सुनो आयशा, उसके बैग तो उसी के कमरे में रखे हैं ना। आयशा ने अपनी सास को पानी देते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, बैग नहीं, दहेज वाले सामान की बात कर रही हैं। सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ घूर कर देखा और पूछा, और तुमने क्या कहा। आयशा ने इधर उधर देखा और बोली, मैंने बोल दिया मम्मी जी को पता है। सुमित्रा जी ने आयशा को देखा और बोली, ठीक किया, आगे मैं देख लूँगी, तू जा अपना काम कर। और आयशा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई और फिर सुमित्रा जी मेहमानों को विदा करने में लग गईं। 2 दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा, इसलिए धानी चुप रही और फिर एक दिन सलोनी धानी पास आकर उससे धीरे से बोली, बड़ी दीदी आपको पता है आपका सारा दहेज का सामान कहाँ है। धानी ने अनजान सा चेहरा बनाकर ना में दर्द गर्दन हिला दी। सलोनी बोली, दीदी आप ये बात मम्मी जी से पूछना, उन्हें पता है, लेकिन पूछना ज़रूर, ऐसा ना हो ठिकाने लगा दिया हो। और अपनी बात बोलकर सलोनी वहाँ से 9-2-11 हो गई। सलोनी के जाने के बाद धानी के मन में ये बात खटकने लगी कि सलोनी के कहने का मतलब क्या है।
और उसके घर से आया सामान है कहाँ। लगभग उसने पूरा घर देख लिया है, लेकिन उसे अभी तक अपने घर से आया सामान कहीं नहीं दिखा है। और फिर कहाँ वो गया होगा सही मेरा समय का सामान? इंतजार करने ऐसे लगी। इन्होंने कुछ कहाँ दिन रखा बाद सब होगा एक मेरा साथ सामान? हॉल में बैठे थे तो धानी ने बहुत हिम्मत करके हुए सुमित्रा जी से पूछा, मम्मी जी, वो मेरे घर से जो सामान आया था वो कहाँ है? सुमित्रा जी ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में। क्या तुमने नहीं देखा? धानी अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, साड़ी नहीं, मेरा बेड, अलमीरा, मेरी ड्रेसिंग टेबल कहाँ है? सुमित्रा जी ने चिराग की तरफ देखा और बोली, क्यों तूने बताया नहीं अपनी पत्नी को कि उसका सामान कहाँ है? चिराग अपनी नज़रें झुकाए हुए बोला, नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं बताया और इसने भी तो मुझसे कुछ नहीं पूछा। धानी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि वो सामान कहाँ है? सुमित्रा जी को कुछ बोलने वाली थी कि उनकी बेटी शिखा का फ़ोन आया और उसने अपने नए घर के गृह प्रवेश को सबको इनविटेशन दिया। फ़ोन रखते ही सुमित्रा जी ने ये बात सबको बताई और अगले दिन की तैयारी करने के लिए कहा। कल सुबह हम सब को 10 बजे तक उसके घर पहुंचना है, तो सुबह सब 9 बजे तक तैयार रहना। और सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गईं। धानी और चिराग भी अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाकर धानी ने चिराग से पूछा, चिराग, आप बताओगे मेरा सामान कहाँ है? हमारी शादी को 7 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे मेरा सामान नहीं दिखा है। मैंने पापा भैया से पूछा तो वो लोग बोले सही सलामत यहाँ सामान पहुँचा दिया था गया। तो वो ऐसा कहाँ छुपा के रखा है? मेरा सामान कोई प्लास्टिक के बच्चों वाले खिलौने तो हैं नहीं जो कहीं भी छुपा के रख दोगे। वो इतना बड़ा बड़ा सामान है। मैंने घर भी पूरा देख लिया, लेकिन मुझे सामान नहीं दिख रहा है। चिराग, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चिराग ने धानी की तरफ देखा और अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ, और फिर बाहर की तरफ लेकिन चला गया। उसने धानी उस समय शांत का रहकर मन ही कर बात रहा करना था कि ठीक वो समझा। चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी देर पूछे, तक मेरा धानी ने सामान चिराग कहाँ का है? इंतजार किया और फिर उसे नींद आ गई तो वो सो गई। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने उसके कान में बहुत तेज गाने बजा दिए थे। अपने कानों में गानों का शोर सुनकर धानी झल्ला कर उठी तो उसने देखा सामने उसकी सास खड़ी हैं। फिर उसने टाइम देखा तो सुबह के 5 बजे थे। अपनी आंखें मलते हुए उसने देखा चिराग जॉगिंग पर जा चुका था। आंखें मलते हुए धानी ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? सुमित्रा जी गाने बंद करते हुए बोली, देवी जी, अब उठ जाइए। 7 दिन में आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पर सब सुबह 5 बजे उठते हैं? चलो, नहीं पता चला, कोई बात नहीं। आज से अगर ठीक 5 बजे तुम नहीं उठी तो तुम्हें इसी तरह उठाया जाएगा, समझ गई? धानी अपनी सास का चेहरा देखने लगी तो सुमित्रा जी ने धानी के माथे में एक मारते हुए कहा, नज़र लगाएगी क्या मुझे? ऐसी घूर कर चल खड़ी हो अब। और दोनों बहुओं के साथ मिलकर साफ सफाई में हाथ बटा। और फिर सुमित्रा जी वहाँ से जैसे ही चली गईं वैसे ही धानी ने पीछे से कहा, ये कौन सा तरीका होता है किसी को उठाने का कि किसी के कानों पर तेज़ तेज़ गाने बजा दो? सुमित्रा जी पलटी और अपने दांत बीचते हुए बोली, शुक्र कर मैंने तुझे पानी डालकर नहीं उठाया, क्योंकि फिर बिस्तर कैसे सूखता। बस यही सोचकर मैंने गाने बजाए। और अगर कल से ठीक 5 बजे तू बाहर नहीं दिखी तो तू देखना मैं क्या करती हूँ। और फिर ये तेरे बाप का घर तो है नहीं जो जब मन जाएगा हाँ तब सोएगी और जब मन करेगा तब उठेगी। चल अब बाहर आ, कहकर सुमित्रा जी वहाँ से तेज चहलकदमी करते हुए चली गईं। धानी पीछे से बस अपनी सास को देखती रह गई। अपने कमरे से बाहर जाकर धानी ने अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाया और फिर सब अपने नहाने धोने में लग गए। नहा धोकर तीनों बहुएं रसोई में मिली तो आयशा और सलोनी आपस में बातें कर रही थीं कि आज नन के घर कौन सी साड़ी पहन कर जाएं। धानी भी उन्हें ज्वाइन करते हुए बोली, तुम दोनों मुझे भी बताओ ना, मैं कौन सी साड़ी पहन कर जाऊं? सलोनी हंसते हुए बोली, कोई सी भी पहन लो, ऐश्वर्या तो लगेंगी नहीं, और वैसे भी काले रंग पर कहाँ कोई रंग दिखता है, जो मर्जी वो पहनो। और फिर अपनी बात कहकर सलोनी और आयशा एक दूसरे को हाई फाई देकर ज़ोर से हंसने लगी। उन दोनों को ज्वाइन करते हुए धानी भी हंसते हुए बोली, बात तो सही है, लेकिन
रोशनी की किरण भी अंधेरे में ही दिखती है, उजाले में रोशनी का मज़ा नहीं आता। तीनों की हंसी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी वहाँ आईं और तीनों को घूरते हुए बोलीं, क्या हा हा ठी ठी लगा रखी है। चुपचाप नाश्ता बनाओ और इसके बाद कोई आवाज़ ना सुन लूँ। तुम तीनों की जल्दी से नाश्ता बनाओ और सबको खिलाकर रसोई साफ़ करके जल्दी तैयार हो जाओ। 9 बजे तक तैयार मिलने चाहिए तुम तीनों। चलो अब नाश्ता बनाओ। सुमित्रा जी के जाते ही तीनों अपने अपने काम में लग गईं। सबको नाश्ता कराने के बाद आयशा और सलोनी खुद नाश्ता करने बैठ गईं। आकर धानी से कुछ बोला भी नहीं। धानी ने जब देखा ये दोनों नाश्ता कर रही हैं तो वो भी बर्तन छोड़कर पहले नाश्ता करने बैठ गई। आयशा और सलोनी जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म कर अपने अपने कमरे में तैयार होने चली गईं। धानी बेचारी पीछे से डाइनिंग टेबल साफ़ करके रसोई साफ़ करने लगी। 8 बज गए। चिराग वहाँ आकर बोला, तुम अभी तक यहीं लगी हो, कब तैयार होगी? धानी बर्तन धोते हुए बोली, बस ये थोड़े से बर्तन धो दूँ फिर आती हूँ। और जल्दी से बर्तन धोकर फिर पूरी रसोई साफ़ करके धानी कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आई तो उसे देखते ही सुमित्रा जी उस पर चिल्ला पड़ी, धानी ये क्या है? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। 35 साल की उम्र में तुम 25 साल की नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर आई हो। जाओ कुछ हल्का पहन कर आओ। सास की बात सुनकर धानी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मम्मी जी मेरी शादी अभी 1 हफ्ते पहले हुई है और इसलिए मेरे पास सब ऐसी ही साड़ी हैं, तो मैं क्या करती, मुझे इनमें से ही पहननी पड़ी। सुमित्रा जी चिराग की तरफ देखकर गुस्से से बोली, एक तो तुम्हारा रंग इतना डार्क, ऊपर से इतनी भारी साड़ी पहन ली तुमने, तुम्हें पता भी है तुम लग कैसी रही हो? सास की बातें सुनकर आयशा और सलोनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। सुमित्रा जी अपने कमरे में गईं और वहां से अपनी साड़ी लेकर आईं और धानी के ऊपर फेंकते हुए बोली, ये लो और जाओ तैयार होकर आओ। सुमित्रा जी खुद में बड़बड़ाते हुए, रंग का कुछ नहीं ही कर सकते तो कम से कम कपड़े तो ठीक पहनो। और धानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। धानी अपने आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में गई और उसके पीछे पीछे चिराग भी आ गया। चिराग ने कमरे में आते ही उसे पीछे से कस कर पकड़ लिया और सॉरी बोलते हुए, धानी सॉरी, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मम्मी के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। धानी ने चिराग को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, अधेड़ उम्र में क्या बस मेरी शादी हुई है, तुम्हारी नहीं? तो ये ताने बस तुम मुझे ही क्यों, तुम्हें क्यों नहीं? मजाक बस मेरा ही क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं? और रही बात मेरे रंग की, तो तुमने कहा था ना मेरे रंग को लेकर कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर ये सब क्या है चिराग? तुम्हें पता है हर लड़की की तरह मैंने भी 25 साल की उम्र में शादी के सपने देखे थे, लेकिन नहीं हुई और मेरी उम्र 35 साल हो गई और 35 साल की उम्र में मुझे तुम मिले और शादी हुई। मेरे भी अरमान हैं सज संवर के रहने के। कुछ दिन तक तो मैं भी चाहूँगी ना कि मैं अच्छे से रहूं या अपनी उम्र को देखूं और फिर सजूं संवरूं। बताओ मुझे। धानी की बात सुनकर चिराग चुप खड़ा था और धानी रोए जा रही थी। थोड़ी देर में चिराग उठा और उसने अलमीरा से धानी के लिए एक साड़ी निकाल कर कहा, तुम इसे पहनो, ये हल्की और अच्छी है और तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। चलो जाओ अब तैयार हो जाओ। और चिराग नीचे चला गया। थोड़ी देर में धानी तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा चिराग उसका इंतज़ार कर रहा है और बाकी कोई नहीं है घर में। चारों तरफ धानी ने नज़रें घुमाते हुए कहा, बाकी सब कहाँ हैं? चिराग हंसते हुए बोला, मैंने सबको भेज दिया, मैं और तुम अकेले जाएंगे गाड़ी में। और चिराग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो चले मिसेस धानी? धानी ने अपना हाथ चिराग के हाथ पर रखते हुए कहा, हाँ जी चलिए मिस्टर चिराग। और फिर धानी और चिराग पूरा घर लॉक करके अपनी कार में बैठकर चले दिए और फिर शिखा के घर पहुंच गए। शिखा के घर पहुंचे तो वहां हवन चल रहा था। उसकी तो धानी आंखें फटी की जैसे हवन फटी में रह बैठने गई। लगी उसने तो देखा जैसे वहाँ ही वो धानी ही की सोफा नजरें है जो चारों धानी तरफ के मायके से आया था।
फिर धानी उठी और वो बेडरूम में गई तो उसने देखा वहाँ बेड, अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल सब वही है जो धानी के मायके से आया था। अब धानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछे ये सब क्या है। धानी की नज़र चिराग पर गई तो जो चिराग अभी तक धानी की ही तरफ देख रहा था उसने धानी से नज़रें चुरा ली। धानी समझ गई थी चिराग को सब पता है। फिर धानी ने पूरे घर में घूम घूम कर देखा तो रसोई में फ्रिज और डिनर सेट, बालकनी में वॉशिंग मशीन सब धानी का ही था। ये सब देखकर धानी खून का घूंट पीकर रह गई और शिखा का पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। आयशा, सलोनी और सुमित्रा जी और उनकी बेटी शिखा सब समझ गए थे कि धानी ने अपना सामान पहचान लिया है और अब उसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन सुमित्रा जी ने सोचा कि सुबह जो मैंने इसे अपने गुस्से का एक नमूना दिखाया था ये उसकी वजह से चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी और शायद इसलिए अभी तक चुप भी है। सुमित्रा जी को लगा कि बात संभली हुई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि धानी के अंदर तूफान पल रहा है जो बस एक मौके का इंतज़ार कर रहा है। धीरे धीरे शाम तक शिखा के सभी मेहमान चले गए सिवाय शिखा के ससुराल वालों के। अब वहाँ बस धानी के ससुराल वाले और शिखा के ससुराल वाले थे। सुमित्रा जी बोली, अच्छा बेटा अब हम भी चलते हैं, तुम सब आराम करो अब। और सुमित्रा जी ने सबको चलने का इशारा किया तो धानी बोली, रुकिए आप सब, चलिए मैं और चिराग यहीं रहेंगे और आप प्लीज़ इनका और मेरा सारा सामान पैक करवा कर किसी के हाथ भिजवा दीजिएगा। धानी की ये बात सुनकर सब चौंक गए क्योंकि अपने दहेज वाला सामान देखकर एक धानी नॉर्मल ऊपर से नन के पास रुकने के लिए भी बोल रही है। सुमित्रा जी धानी की तरफ चौंक कर देखते हुए बोली, सुमित्रा जी धानी की तरफ चौंक कर देखते हुए बोली, क्यों, तुम यहाँ क्यों रुकोगी? ये सब थके हुए हैं, रुकने के हिसाब से फिर कभी आ जाना, अभी घर चलो। सलोनी हंसते हुए बोली, अरे मम्मी जी, हो सकता है धानी दीदी को अपनी नन की मदद करानी हो इसलिए वो यहाँ रुकना चाह रही हैं। धानी ने सलोनी की तरफ घूरते हुए देखा और बोली, मैं 2-4 दिन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ ज़िंदगी भर रहने की बात कर रही हूँ। धानी की बात सुनते ही सब चौंक गए और धानी की तरफ देखने लगे। धीरे से चिराग धानी के पास जाकर बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? धानी ने शिखा की तरफ गुस्से से लाल हुई आंखों से देखा और बहुत तेज सुर करते हुए बोली, जब मेरे घर से आया सारा सामान यहाँ है तो मैं कहीं और क्यों रहूं? मैं भी तो यहीं रहूंगी ना। धानी का सुर और बात दोनों सुनकर सब धानी को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। धानी ने सबको तरफ देखते हुए कहा, क्या सोचा था मैं अपने घर का सामान देखूंगी और चुप रहूंगी? वो सामान जिसे मैंने न जाने कितने दिन तक और कितने बाजार दुकानें देख कर लिया था। एक एक सामान मेरा खुद का खरीदा हुआ है और इसके बिल भी सारे मेरे पास हैं। तो कैसे तुम सबने सोचा मैं चुप रहूंगी? और मुझे कोई ये बताओ ज़रा, मुझसे बिना पूछे मेरा सामान यहाँ रखवाने की हिम्मत कैसे हुई? और जब मैंने पूछा मेरा सामान कहाँ है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? धानी चिल्ला चिल्ला कर सबको घूरते हुए सवाल कर रही थी। शिखा के ससुराल वाले अचंभे में थे क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही बताया गया था। शिखा अपनी मम्मी पर गुस्सा होते हुए बोली, मम्मी आपसे बोला था ना बड़ी भाभी को यहाँ मत लाना, अब देख कर दिया ना इन्होंने रंग में भंग, कैसे चिल्ला रही हैं मेरे ही घर में। शिखा की बात बीच में काटते हुए उसकी सास आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से बोली, शिखा चिल्लाओ मत, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो तुम माँ बेटी ने उस लड़की से बिना पूछे उसका सामान यहाँ रखवा दिया और ऊपर से उसे ही बोल रही हो। और एक बात बताओ शिखा कि मेरे बेटे के कमाने में कहाँ कमी है? इतना अच्छा कमाता है, तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाता है, तुम्हारे शौक पूरे करता है और तुमने ये किया? क्या अगर तुम इससे कहती तो क्या ये तुम्हारी पसंद का सामान नहीं दिलवाता? और तुमने क्या कहा था हमसे ही तुम्हारी बड़ी भाभी ने खुद ये सामान यहाँ रखवाया है क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से ही
यही सब कुछ है? शिखा ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मम्मी ने बोला था कि बड़ी भाभी ने खुद कहा है ये सामान यहाँ रखने के लिए। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा कि उसने सारी गलती अपनी माँ की बता दी, जबकि उसने खुद कहा था कि मम्मी यहाँ तो घर भरा पूरा है, मेरा नया घर बना है, ये सामान मेरे यहाँ भेज दो। धानी ने अपनी सास और नन की तरफ देखते हुए कहा, एक दूसरे को घूरना बंद करो और एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा सामान मेरी ससुराल में मेरे कमरे के अंदर चाहिए, समझे? धानी की बात सुन सलोनी आयशा से बोली, दीदी क्यों ना हम बहती गंगा में हम दोनों भी अपने हाथ धो लें और हमारे जो जेवर मम्मी जी ने अपनी बेटी को दिए हैं वो वापस मांग लें। अभी मौका है और धानी दीदी भी अभी हमारा साथ दे देंगी, नहीं तो फिर से हमें बोलना ही पड़ेंगे। तो अपने जेवर आयशा सलोनी को घूरते हुए बोली, पागल है क्या? हमें ज़िंदगी भर इसी बुढ़िया के साथ रहना है। इनका क्या, ये तो चिराग भैया को लेकर अलग हो जाएंगी या तलाक ले लेंगी, लेकिन हमें तो सोचना तो जा पड़ेगा ना। रही हूँ बोले सलोनी और ने अपने आयशा की जेवर तरफ मांगने। देखकर कहा, अब चाहे घर तुम्हें से जो निकलें करना या है इनका करो। बेटा तलाक दे, मैं अपनी स्त्री धन नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से बनवा कर दिया था। आज तक शादी के 2 साल बाद भी ये पापा सुनार का लोन उतार रहे हैं। और फिर सलोनी धानी के पास जाकर खड़े होते हुए बोली, धानी दीदी सही कह रही हैं, इनसे बिना पूछे ऐसे कैसे इनका सामान नंद रानी को दिया जा सकता है, जैसे मेरे जेवर दिए गए हैं। और आयशा दीदी के भी जेवर अपनी बेटी को पकड़ा दिए। इन्होंने सलोनी को बोलते हुए देख सुमित्रा जी ने आयशा की तरफ देखा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे और सलोनी के पति जीत की तरफ देखा तो जीत ने जाकर सलोनी से कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ भाभी के साथ खड़े होकर बोलने की? सलोनी ने जीत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई अपनी मम्मी की बात को सही ठहराने की? उन्होंने मेरे घर के जेवर उठाकर अपनी बेटी को दे दिए और तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अरे ऐसा आदमी भी किस काम का जो अपनी पत्नी के हक के लिए ना बोल पाए। सलोनी को ऐसे बोलते देख जीत चिल्लाते हुए सलोनी के थप्पड़ मारने ही वाला था कि धानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ना अत्याचार और गलत सहूंगी और ना ही किसी और के साथ होने दूंगी, समझे? अगर अगली बार ये गलती की तो हाथ तोड़कर गले में हार बनाकर पहना दूंगी, अंडरस्टैंड? जाओ अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ। चिराग ने धानी का हाथ पकड़ा और बोला, घर चलो, घर चलकर बात करते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। धानी ने अपना हाथ झटकते से चिराग से छुड़ाते हुए कहा, अच्छा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। सुनो, अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा सारा सामान मेरे कमरे तक नहीं पहुँचा और सलोनी और आयशा के जेवर उन्हें नहीं दिए गए तो मैं तुम सब पर, यहाँ तक कि नंद रानी जी तुम्हारे ससुराल वालों पर भी दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ित और मारपीट का केस कर दूंगी और फिर लेना सब एक साथ जेल वाली ससुराल के मज़े। धानी की बात सुनते ही शिखा के ससुराल वाले घबरा गए और शिखा से बोले, दे ना इनका सामान वापस, क्यों अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा रही है। शिखा का पति जो इतनी देर से चुप खड़ा था वो शिखा के पास आया और उसे आग दिखाते हुए गुस्से से बोला, या तो इनका जितना सामान है सब वापस करो या मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो जा। तलाक की बात सुनते ही शिखा और उसकी सुमित्रा जी के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। शिखा ने सुमित्रा जी की तरफ देखा और बोली, ठीक है मैं सामान दे दूंगी, 2 दिन के अंदर बड़ी भाभी आपका सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। शिखा के मुंह से ये शब्द सुनते ही सलोनी बोली, और मेरे और आयशा दीदी के जेवर कब दोगी वापस? शिखा ने सलोनी की तरफ घूर कर देखा तो धानी शिखा की तरफ देखते हुए बोली, नज़रें नीचे रखो, एक तो चोरी करती हो और ऊपर से सीना जोड़ी करती हो, दो इनके जेवर जितने भी हैं। सलोनी झट से बोली, मेरी गोल्ड की चेन और कंगन ये पहने खड़ी हैं और मेरा मांग टीका नहीं है। शिखा चैन
और कंगन उतार कर सलोनी को देते हुए बोली, मांग टीका पुराने घर पर है, भिजवा दूंगी। तभी वहाँ सुमित्रा जी का दूसरे नंबर का बेटा और आयशा का पति दीपक शिखा के पास आकर बोला, और दीदी आयशा के गले का सेट और उसके साथ के झुमके और एक अंगूठी भी है आपके पास, वो कब दोगी? शिखा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, पुराने घर पर है, भिजवा दूंगी। अपने पति की हिम्मत देखकर आयशा वहां आई और बोली, दीदी आपने सोच भी कैसे लिया था कि आप किसी के हक पर अपना आशियाना बना सकती हो? थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। फिर धानी ने शिखा को घूर कर देखा और बोली, एक हफ्ते के अंदर मेरा सामान पहुंच जाना चाहिए, समझी? और फिर धानी वहां से चल दी और उसके पीछे पीछे घर के बाकी सदस्य भी चल दिए। चिराग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, आप हमारे साथ चल रही हो या अपनी बेटी के हमदर्दी में यहीं रुकना है? अगर आज आप यहाँ रुकीं तो आप हमेशा यहीं रहना, क्योंकि मम्मी गलती तो आपकी भी रही है और आपकी ही सबसे ज़्यादा है। शिखा की सास हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा अपनी मम्मी को लेकर जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये यहाँ पर, हम शिखा को देख लेंगे, तुम इन्हें लेकर जाओ और आगे कोशिश करना ये कम से कम बात करें शिखा से, क्योंकि मुझे अब और कोई बखेड़ा नहीं चाहिए अपने घर में। चिराग ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, और बेइज्जती करवानी है क्या यहाँ पर रहकर? चलो अब। और लो अपनी मम्मी को खींचते हुए वहाँ से ले गया। घर पहुँचते ही आयशा और सलोनी ने धानी से माफ़ी मांगी, दीदी हमें माफ़ कर दो। चिराग भैया सही कहते हैं, इंसान का रंग रूप नहीं, नीयत और सीरत मायने रखती है, और आप दोनों में ही हम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हमने आपके रंग रूप का मजाक बनाया। धानी ने दोनों को घूरते हुए कहा, गलती तो तुम दोनों ने की है और सज़ा भी मिलेगी। ये सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा तो धानी बोली, और सज़ा ये है कि एक तो हम तीनों सारे काम मिलजुल कर करेंगे और दूसरा आगे से तुम दोनों अपने हक के लिए बोलोगी, चुप नहीं रहोगी, ठीक है? वादा करो मुझसे। और धानी ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो आयशा और सलोनी ने अपना अपना हाथ धानी के हाथ पर रख दिया, तो धानी ने भी दोनों को गले से लगा लिया। तो फिर आयशा और सलोनी बोली, दीदी सच में आपके रूप में हमें यहाँ एक बड़ी बहन मिल गई है। थोड़ी देर में सुमित्रा जी वहाँ आई और अपनी गलती का एहसास न करते हुए धानी को घूरने लगी, तो धानी ज़ोर से बोली, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं है तो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये समझ लेना कि मेरा रंग रूप जो भी हो, मैं कहीं भी समझौता नहीं करूँगी, और अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ भी खड़ी रहूँगी। उस दिन से घर के सभी सदस्य ने सही का साथ देना सीख लिया था, सिवाय सुमित्रा जी के। लेकिन अब वो जब भी कुछ गलत करती या धानी के रंग रूप को कुछ कहती तो धानी के साथ साथ चिराग भी अपनी मम्मी की बोलती बंद कर देता था, और एक हफ्ते के अंदर धानी का सारा सामान वापस आ गया था और धानी ने अपने कमरे का पुराना सामान छत पर कमरा बनवाकर उसमें रखवा दिया था। सलोनी और आयशा के भी जेवर वापस आ गए और अब शिखा का घर पर आना जाना और सुमित्रा जी से बात करना लगभग बंद ही हो गया था। अब बस शिखा तीज त्यौहार ही आती थी। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए।